जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जिसमें कि गाइस आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर अभी तक ये नहीं समझ पाए कि गाइस अभी आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, अभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो सकता। आपका जो फॉर्म फाइनल सबमिट होगा वो आपका 2 फरवरी 2026 से लेकर के 16 फरवरी 2026 तक होगा। अभी आप यहाँ पर 31 जनवरी 2026 से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आप आपका रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी 2026 तक कर पाएंगे। यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2026 से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक हो गया तो फिर गाइज आप आपका जो फॉर्म है वो 2 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2026 तक फाइनल सबमिट कर पाएंगे। अपना फॉर्म फाइनल प्रिंट तक ले जा करके उसको जो कंप्लीट होता है वो कर पाएंगे। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो नया पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। अब इस नए पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो जब से नया पोर्टल लॉन्च हुआ है तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सर्वर डाउन हो जा रहा है। अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि गाइज काफ़ी बड़ी संख्या में कैंडिडेट एक साथ में इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, जो कि लाखों में होती है। तो फिर ऐसे में वेबसाइट का सर्वर डाउन होना बनता है, बट ये परमानेंट नहीं होता, ये कुछ टाइम के लिए होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा इशू आए तो आपको वेबसाइट को 2-4 बार रिफ्रेश करके देख लेना है। और अगर फिर भी ये इशू आए तो गाइज आपको रात में 10 बजे 11 बजे या फिर रात के 12-1 बजे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना है, या फिर सुबह में करना है, क्योंकि उस वक्त कैंडिडेट की संख्या वेबसाइट के ऊपर कम होती है और आपका जो सर्वर है वेबसाइट का वो स्मूथली काम करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी बताऊंगा, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप आपका जो फॉर्म बाकी का रजिस्ट्रेशन के बाद का कंप्लीट कर पाएंगे और फाइनल सबमिट तक लेकर के अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे, वो आप 2 फरवरी से कर पाएंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। गाइज इसमें 28,000 प्लस पोस्ट है। अभी टोटल संख्या डिटेल में नहीं आई है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेडली बता रहा हूँ। और इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें कुछ कंडीशन भी रखी गई है। क्या कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की अगर बात करें तो जो बीपीएम है यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर है, अब इसमें ग्रामीण डाक सेवक में 2 तरह की पोस्ट होती है। एक होती है बीपीएम और दूसरी होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम और डाक सेवक। इसमें आपको घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीपीएम की पोस्ट पर 12,000 रुपये से लेकर के 29,380 और एबीपीएम डाक सेवक की पोस्ट पर 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये मिलते हैं। इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच है, और SC/ST कैंडिडेट को अलग से 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब आती है आपकी इसमें क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन गाइज कुछ इस प्रकार है कि जो आपकी 10वीं है वो आपने पास की हो, और 10वीं के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। सेकेंडली आपके पास जो भी आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी 10वीं में होना चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर मैं यूपी के अंदर अप्लाई करता हूं और मैं यूपी से हूं तो यूपी की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तीसरा मेरे पास या तो कंपलसरी रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी मैं फुल्ली एलिजिबल हो पाऊंगा इसमें अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर कौन सी स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट 3 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि असम है, असम की ये सभी लोकल लैंग्वेज है। बिहार की यहाँ पर हिंदी है, फिर दिल्ली की भी हिंदी है, गुजरात की गुजराती है, हरियाणा की हिंदी है, हिमाचल प्रदेश की हिंदी है, जम्मू एंड कश्मीर की उर्दू और हिंदी है, झारखंड की हिंदी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है। वो लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर होना चाहिए, तभी आप कंप्लीटली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए इसमें। और एक चीज़ और कि इसमें जो आपका सिलेक्शन वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट आपकी सिस्टम जनरेटेड बनेगी, जो कि आपकी बनती है 10th के परसेंटेज के आधार पर। और फीस इसमें यहाँ पर जो ली जा रही है वो आपकी जनरल, ओबीसी, WC 100 और SC/ST विकलांग और ऑल कैटेगरी फीमेल, इनसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हो चुकी है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आप ये फॉर्म भरना चाहते तो जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर ये वाला पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल एड्रेस डालना है। क्या होगा इसके बाद में गाइज, मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे तो नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा और वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर ईमेल डालेंगे, उसके बाद ईमेल के ऊपर OTP जाएगा और वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे। एंड अगर आपको ईमेल वाला OTP इनबॉक्स में नहीं आ रहा है तो आपको स्पैम फोल्डर चेक कर लेना, कभी कभी स्पैम फोल्डर में OTP आ जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर डालने के बाद
बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर जब आप आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल रहे होंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद में OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर, फिर ईमेल के ऊपर। जैसे आप दोनों OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर पाएंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है, जैसे कि एप्लीकेंट नेम। ये जो आप यहाँ पर आपका नाम भर रही है एप्लीकेंट नेम के अंदर, ये आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल करना है और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर गाइज जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपका जो भी बर्थ का ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल। फिर आपको देखने को मिलेगा फादर गार्जियन नेम, यानी कि जो भी आपके पिता का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये नाम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, क्या है आपकी कैटेगरी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC तो OBC, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे, SC है या फिर ST है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल चुका है। अभी आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और जो आपका बाकी का फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे। गाइज अगर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट कर लेना। अभी गाइज यहाँ पर इसमें लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गाइज आपको ये बोला गया नोटिफिकेशन के अंदर कि 31 जनवरी 2026 से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक तो आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 2 फरवरी 2026 से लेकर के 16 फरवरी 2026 तक आप आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 31 से लेकर के 14 फरवरी तक तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 2 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2026 तक आपका जो पेमेंट है और जो आपका फॉर्म को फाइनल करने का, प्रिंट करने का प्रोसेस है या फिर फाइनल सबमिट करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अब 2 फरवरी 2026 से आप आपका जो फॉर्म है वो आगे कंप्लीट कर पाएंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पा रहे, तो 2 फरवरी के अंदर आपको एक और वीडियो बना करके बाकी प्रोसेस के साथ में जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आपको बाकी का फॉर्म कंप्लीट करना है। तो इससे आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना होगा इस नए पोर्टल के माध्यम से। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही प्रोसेस कंप्लीट करना है जितना कि अभी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर गाइज जब मैं इस वीडियो के बारे में या फिर इस फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी दे ही रहा हूँ इस वीडियो में, तो चलिए मैं आपको GDS क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि अभी इस वीडियो में काफ़ी समय बचा हुआ है ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। तो GDS क्या होता है ये बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है, तो मैं आपको बता दूं भारत में डाकघर का विशेष महत्व है। डाक विभाग ने अब पत्र भेजने और टेलीग्राफ सेवा का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी देश में डाकघर द्वारा कई काम किए जाते हैं। अब डाकघर में से भी बैंक सेवा प्रदान की जाती है, इसलिए डाकघर में अभी भी समय समय पर भर्तियां होती रहती है। पासपोर्ट अब डाकघर द्वारा भी बनवाए जा सकते हैं। बैंक द्वारा ATM भेजने के अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज भी डाकघर से ही भेजे जाते हैं। न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन सेवाओं को वितरित करने के लिए डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों यानी कि GDS की भर्ती की जाती है। तो ये जो काम है GDS का या फिर GDS होता क्या है अब आपको समझ में आया। अब इसमें 3 तरह की पोस्ट होती है। एक होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन सी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, BPM और ABPM और फिर तीसरा डाक सेवक। तो जो आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है इसमें होता है इसकी फुल फॉर्म है शाखा पोस्ट मास्टर, जहां पर बोला है कि BPM ग्रामीण डाक सेवा के प्रमुख हैं। वे टीम लीडर के रूप में GDS पोस्ट ऑफिस BPM में सभी सेवाओं और कार्य की जिम्मेदारी लेना ये काम करते हैं। BPM या ब्रांच पोस्ट मास्टर की नौकरी के लिए GDS ब्रांच पोस्ट ऑफिस IPPB और निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करना होता है। तीसरा है कि फोर्थ है ब्रांच पोस्ट मास्टर को BPM ABPM का सारा कार्य करना होता है, यानी कि जो BPM का होता है और ABPM का ये सभी कार्य उनको करने होते हैं। BPM डाक सुविधा अभिलेखों का रखरखाव, ऑनलाइन लेन देन की सुनिश्चित करना, डाक का विपणन, IPPB सेवाएं भी प्रदान करेगा। ये सब काम उसको करने होते हैं। मूल रूप से आप शाखा के प्रमुख होंगे, यानी कि आप हेड होते हैं जो भी आपकी ब्रांच होती है उसके। फिर इसके बाद आती है ABPM की पोस्ट। यह है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM। इसमें आपको स्टाम्प या स्टेशनरी की बिक्री के सभी कार्य शामिल होते हैं। डुप्लीकेट डिपॉजिट पर मेल की डिलीवरी और वितरण या IPPB असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के तहत ये सब आपको करना होता है। भुगतान या अन्य लेन देन BPM की संयुक्त ड्यूटी तभी करनी चाहिए जब वह ऑर्डर दे। साथ ही इसमें आपको ABPM पोस्ट ऑफिस को BPM IPO ASPO SPO ASPO SRM SSRAM द्वारा सौंपे गए मेलों, विपणन, व्यावसायिक खरीद
और अन्य कार्यों का आयोजन करना है। यानी कि जो पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है, इन पोस्ट के द्वारा आपको काम दिए जाते हैं और वो आप करते हैं। फिर आता है डाक सेवक। इसमें है कि डाक सेवकों के जो प्रोफाइल में डाक टिकट, डाक पत्थर, डाक विभाग द्वारा उप डाकपाल RMS सहित डाकपाल, उप डाकपाल द्वारा सौंपे गए डाक टिकट और डाक वितरण तथा अन्य किसी भी कर्तव्य के बीच बिक्री के सभी कार्य करने होते हैं। हालांकि IPPB के लिए किया गया कार्य TRC की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपको एक टाइम रिलेटेड सैलरी मिलती है, अगर आप यहाँ पर IPPB का जो कोई अधिकारी है उसने अगर आपको काम सौंपा है तो आपका वो काम इसके तहत नहीं आएगा, उसके लिए आपको अलग से सैलरी नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर TRC स्लैब में 4 घंटे स्तर फर्स्ट के लिए न्यूनतम TRC बढ़ाकर 1200 से प्रति माह और अधिकतम 29,380 रुपये होता है। 5 घंटे काम करने के लिए जो कि लेवल 2 पर आता है, आपको मंथली 14,500 रुपये से लेकर के 35,480 रुपये मिलते हैं। और जो आपकी ABPM डाक सेवक की पोस्ट है इस पर 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये मिलते हैं। और 5 घंटे की स्लैब के लिए आपको 12,000 रुपये से लेकर के 29,480 रुपये मिलते हैं। और इसमें सैलरी किस तरह से आपको मिलती है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपके सामने 3 घंटे के लिए कितना पैसा मिलेगा, बेसिक वेतन इंक्रीमेंट कितना होगा, DA कितना होगा, ग्रोस वेतन कितना होगा, प्रोफेशनल टैक्स कितना होगा और EDGIS कितना होगा, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है स्टेट वाइज वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो गाइज आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस फॉर्म के बारे में, इस भर्ती के बारे में। अगर अभी आपका कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।